चलिए शांति बनाइए। देखिए ये आपका जो है क्लास 9 का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? क्लास 9 का ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। इसमें अभी हम जो है आपको एक कॉन्सेप्ट मैथ के माध्यम से जो है अभी गुरुत्वाकर्षण की सभी चीजों को बताएंगे आपको। ये आपका जो है कॉन्सेप्ट मैप है, कॉन्सेप्ट है ना। सभी पॉइंटों को हमने लिख दिया है। अभी जितना हो सकता है इसमें हम कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से एक एक करके सभी बिंदु पर जो है चर्चा करेंगे कि आखिर गुरुत्वाकर्षण के जितने भी पॉइंट हैं। अभी ये जो भी पॉइंट हमने लिखा है ना, वो बेसिक जानकारी है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। इसके बाद कुछ और रोचक जानकारियां हैं जो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अभी सरल तरीके से जो है गुरुत्वाकर्षण को समझने का प्रयास करेंगे। देख लो गुरुत्वाकर्षण कौन कौन बताएगा गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। सबसे पहला चीज गुरुत्वाकर्षण शब्द, इसका मतलब क्या है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक जो है एक तरह का शक्ति होता है ना, जो चीजों को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। तो इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बच्चों यह एक तरह का शक्ति है जिसके पास जो है, यह सभी वस्तुओं के पास, ऐसे जनरली जो है गैलीलियो साहब का कहना है कि सभी वस्तुओं के पास एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है। अपने अपने क्षमता के आधार पर वो जो है एक वस्तु को अपनी ओर खींचने का काम करती है। लेकिन अभी हम जो है गुरुत्वाकर्षण को समझेंगे तो गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के बारे में अभी हम समझेंगे कि आखिर हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं, यानी वो है हमारा धरती। हम धरती के गुण को ही ना ज्यादातर समझते हैं कि यहाँ पर जो है चीजें, कोई भी चीज को आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरता है। तब हमारे दिमाग में एक जो है ख्याल आता है कि इसका मतलब है कि पृथ्वी के पास क्या है, एक शक्ति है, उसी का नाम गुरुत्वाकर्षण है, उसी का नाम गुरुत्वाकर्षण है। उस पर नहीं देखो, इधर देखो। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के डेफिनेशन में अगर आपसे कोई पूछे गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण वह शक्ति है जिसके माध्यम से जो है यह अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है। क्या करती है? अपनी ओर वस्तु को खींचती है। जैसे एक चुंबक काम करती है। चुंबक का काम क्या होता है? वो भी अपनी ओर जो है वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। तो सेम इसी तरह से जो है गुरुत्वाकर्षण भी एक शक्ति होता है जो आप धरती के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण ताकत है जिसकी वजह से हम सब जो है क्या हुए, इस पर टिके रहते हैं, है ना। कोई भी वस्तु आप आकाश में फेंकते हैं वह पुनः क्या होती है, पृथ्वी पर गिर जाती है। तो इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्लियर है गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होता है, हम पूछेंगे फिर। ये हमारा पहला जो है पॉइंट था, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी खोज पर। किसी भी चीज का आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण भी किसी न किसी के द्वारा खोजा गया हो। किसके द्वारा खोजा गया है? किनको किनको पता है, बताओ। गुरुत्वाकर्षण किसके द्वारा खोजा गया है? थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो बता सकते हो कोई बच्चा? हाँ बताइए। न्यूटन। बहुत अच्छे। और किसी को पता नहीं था? नहीं पता था? गजब है, कोई बात नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया? न्यूटन साहब ने किया, है ना। इसके पीछे जो है आप सब भी सुने होंगे शायद कहीं ना कहीं स्कूलों में कि इसके पीछे का एक कहानी है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज जो है न्यूटन साहब के मन में कैसे आया। तो एक कहानी ऐसा है कि न्यूटन जी जो है एक सेब के पेड़ के नीचे जो है बैठे थे, है ना। तो एकाएक जो है एक सेब जो है नीचे धरती पे गिरता है और इसी तरह से उन्होंने देखा कि बार बार जितने भी सेब गिर रहे हैं वो सब के सब नीचे ही, यानी पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि गिर रहे हैं। तो इससे जो है उनके मन में एक जो है सवाल उत्पन्न हुआ कि आखिर सभी सेब जो है पेड़ से टूट करके नीचे ही क्यों आ रहा है, ये सब हवा में लटक काहे नहीं जा रहा है या फिर ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है। तो वहीं से इसका जो है उत्पत्ति होता है। उनके मन में एक ख्याल आता है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से पृथ्वी पर ही वस्तु क्या हो रही है, सब के सब गिर रहे हैं, है ना। तो उस सेब के एग्जाम्पल से ही जो है ऐसा माना जाता है इस कहानी के माध्यम से कि उनके मन में जो है उत्सुकता जागृत होती है, जानने की जिज्ञासा जो है उनको हो जाता है कि आखिर ऐसा होता क्या है, पृथ्वी के पास ऐसा है क्या जो पृथ्वी पर ही जो है सेब गिर रहा है। तो वहीं से जो है गुरुत्वाकर्षण के खोज के बारे में उन्होंने समझना चालू किया। तब उन्हें जो है एक रिसर्च के माध्यम से इसकी खोज किया गया। वो समझे इस ज्ञान को, इस शक्ति को कि पृथ्वी के पास जो है एक ताकत है ना, जो वस्तु को क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। उसी समय उनको यह ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के पास एक ताकत है
जो कि वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। तो उसी का नाम उन्होंने दिया कि यह जो है कौन सी ताकत है, तो गुरुत्वाकर्षण ताकत है। कैसा ताकत है, गुरुत्वाकर्षण। क्लियर है। तो ये कैसे खोज हुआ, तो न्यूटन ने खोज किया। किसने खोज किया था, तो ये कहानी के माध्यम से आप समझने का प्रयास किए कि यह जो है उनके साथ एक घटना हुआ जिसके वजह से उनके मन में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर सभी वस्तुएं पृथ्वी पर ही क्यों गिरती हैं। तो उसी जिज्ञासा के माध्यम से वो जो है इसकी खोज करते हैं, है ना। देखो कोई भी चीज जो है, आपको हम बता दें कि कोई भी आविष्कार या किसी भी चीज का आप जो है गणना करने चलते हैं तो ज्ञान जो है ना आपके अंदर होता है। कहाँ होता है, आपके अंदर होता है। क्या आपने कभी इस कहानी के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं कि न्यूटन साहब के जगह पर कोई और व्यक्ति बैठा होता पेड़ के पास, तो क्या सेब नहीं गिरती, गिरती ना गिरती। तो ये बात को जो है केवल ऑब्जर्व करने का काम उन्होंने ही किया, है ना। इसका मतलब है कि उनकी आत्म शक्ति या चिंतन करने की क्षमता जो है वो बाकी लोगों से ज्यादा थी, बाकी लोगों से ज्यादा थे। तो इसका मतलब है कि वो जब ज्यादा था, ताकत उनके अंदर जो है चिंतन करने का क्षमता था, चीजों को जो है समझने की क्षमता थी, तो वो क्या किसी से लिए थे, किसी ने उनको पढ़ाया होगा कि बच्चा जो है न्यूटन साहब को क्या किसी ने बताया था कि सेब जो है गिर रहा है, इस पर तुम जो है चर्चा करो, चिंतन करो। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा होगा, या कहीं क्लास में उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो खुद उन्होंने बताया, खुद किसने बताया, उनके मन में आया ना पहले बार। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ज्ञान जो होता है अब हम लोगों के अंदर होता है, बस चीजों को समझना होता है। हमको क्या करना होता है, चीजों को समझना होता है। तो इस चीज को समझेंगे कैसे हम, जब तक हम उस पर विचार नहीं करेंगे किसी बात को। यदि अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अगर हो सकता है मैं कुछ गलत बोलूं, अगर कुछ गलत बता रहा हूं, तो आप क्या करते हैं, शांति से सुन लीजिएगा, शांति से सुन लीजिएगा, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं, आप जो है उसमें कोई कटाक्ष नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप जो है पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, या आपके अंदर जो है सीखने की क्षमता कम है। सीखने की क्षमता क्या है, कम है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करो। अगर हमसे कहीं गलती होता है, मान लो मास्टर गलती जानबूझ के भी बोलते हैं कभी कभी, कि ताकि आपको जो है पता चले कि बच्चे के मन में क्या है, क्या वो सही दिशा में जा रहा है, पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है। तो ये कहानी था गुरुत्वाकर्षण के खोज के पीछे। अगला जो है हमारा टॉपिक है, कहता है कि गुरुत्वाकर्षण क्यों जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण क्यों जरूरी है, कोई बता सकता है। अभी हमने एक बात आपसे बोला कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहला चीज कि यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो जरा इमेजिन करो क्या होता पृथ्वी पे। पृथ्वी के पास अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, बहुत सुंदर जवाब, क्या होता, सब के सब क्या होते, हवा में उड़ रहे होते। यानी कि हम जो, आप और हम, जितनी भी वस्तुएं पृथ्वी पर आप टिके हुए देख रहे हैं ना, इंसान है, जीव जंतु और निर्जीव वस्तु, जितनी तरह की वस्तुएं पृथ्वी पर आप देख पा रहे हैं, वो सब के सब स्थिर हैं, टिके हुए हैं। पृथ्वी के साथ क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं ना, पृथ्वी के ऊपर टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसके ताकत की वजह से नहीं सभी लोग, हम लोग टिके हुए हैं। अगर यही चीज क्या होता, गुरुत्वाकर्षण ताकत होता ही नहीं, पृथ्वी के पास नहीं होता, तो अभी आप बताए जैसा कि क्या होता, सबके सब हम लोग वायुमंडल में यानी कि उड़ते नजर आते। कहाँ नजर आते, हवा में नजर आते, हम लोग एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाते। क्लियर है। दूसरा चीज, पृथ्वी पर आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो है सागर हैं, नदियां हैं, यानी कि पानी का जो है, देख रहे हैं ना सागरों में कितना पानी है। पानी को स्थिर बनाने का काम कौन कर रहा है, पानी इधर उधर काहे नहीं हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। दूसरा एग्जांपल है हमारा कि गुरुत्वाकर्षण क्यों जरूरी है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है उसी के कारण जो है बड़े बड़े सागरों में पानी जो है वो स्थिर बना हुआ है, इधर उधर जो है छलक नहीं रहा है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि पानी जो है अपनी बहाव को इधर उधर कर देता, तो आप और हम सब क्या हो जाते, खत्म हो जाते ना। तो किसकी वजह से पानी जो स्थिर बना है, गुरुत्वाकर्षण के वजह से ना टिका हुआ है। क्लियर है। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग हमारा कहता है कि सभी वस्तुओं पर काम करता है। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, सभी वस्तुओं पर काम करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो हम और आप जो है पृथ्वी से, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हम लोग जो है टिके हुए हैं, तो क्या एक कोई ऐसा भी वस्तु है जिसपे जो है गुरुत्वाकर्षण काम ना करता हो, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ या ना, कोई तो बोलिए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, कोई वस्तु आपके नजर में है जिसपे गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रही है। कोई भी निर्जीव वस्तु, सजीव वस्तु, कोई भी जीव जंतु, किसी का भी नाम ले सकते हैं आप, जिसपे जो है गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रही है। तो इसमें हम लोगों को यही समझना है कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो सभी वस्तुओं पर काम करती है,
सभी वस्तुओं पे काम करती है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर जो है एक कोई भी बड़ा सा पत्थर रख दो तो पत्थर जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं, वो अपने वजन के कारण जो है टिका हुआ है। मैं मानता हूं कि गुरुत्वाकर्षण दोनों के पास है, यानी कि क्षमता दोनों के पास है, ताकत है ना। लेकिन जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वही ना आपको खींचेगा। क्या करेगा? वही ना आपको खींचेगा। तो सभी वस्तुओं पर जो है एक काम कर, 3 एग्जाम्पल बच गए हैं। सभी वस्तुएं, पहला तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कि कोई भी वस्तु आप ऊपर उछालते हैं तो वह पुनः जो है पृथ्वी पर गिरता है। इसका एग्जाम्पल ये भी आप दे सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जितने भी ग्रह है ना, ग्रह अपने कक्षा में जो है निरंतर जो है परिक्रमा कर रही है। किसका? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये भी घटना जो है किसकी वजह से हो रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। पांचवा एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि पांचवा एग्जाम्पल क्या है। तो ये जो है चंद्रमा, चंद्रमा भी जो है क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। किसका? चंद्रमा भी घूमती रहती है ना। किसका परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी का परिक्रमा करती है। इसका मतलब है कि चंद्रमा के पास भी गुरुत्वाकर्षण ताकत है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति किसके उसके पास भी है ना। तो जिसकी वजह से वो क्या कर रही है? पृथ्वी के गोले गोले घूम रही है ना। तो ये 5 एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं कि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण क्यों जरूरत है। क्लियर है? अभी हम पढ़ रहे थे कि सभी वस्तुओं पर काम करती है। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें द्रव्यमान के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? द्रव्यमान के ऊपर काम करता है। यानी कि ये जो सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण जो है लागू होता है, तो उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे अभी कि कैसे काम कर रहा है, जितनी भी वस्तुएं उस पर कैसे काम कर रहा है। तो द्रव्यमान के नियम के आधार पर जैसे आप कह सकते हैं कि जितने भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर, वो द्रव्यमान यानी कि उसके भार के अकॉर्डिंग उसके अपने अपने ताकत होते हैं, यानी कि उनके अंदर अपनी अपनी क्षमता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी और चंद्रमा का एग्जाम्पल लेते हैं। पृथ्वी जो है वो बड़ा है किससे? चंद्रमा से बड़ा है, यानी कि उससे वजन में भी बड़ा रहा होगा। पृथ्वी क्या रहा होगा? वजन में, द्रव्यमान में क्या रहा होगा? बड़ा है ना। तो कहने का मतलब है कि जो वस्तु जितना बड़ा होता है, यानी द्रव्यमान जिसकी अधिक होती है, उसके पास गुरुत्वाकर्षण की क्षमता भी अधिक होती है। क्लियर है? जैसे पृथ्वी के पास जो है गुरुत्वाकर्षण अधिक है क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है ना। तो गुरुत्वाकर्षण इसके पास अधिक है तो चीजों को क्या कर रही है? अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर जो है खींचती है। कोई भी वस्तु आप उछालते हैं तो पुनः क्या होती है? धरती पे गिर जाती है। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पे आप सुने हैं कि वहां पे चलना मुश्किल है। क्या करना मुश्किल है? जिस तरह आप पृथ्वी पर जो है आसानी से चल पाते हैं, क्या चंद्रमा पे आप सुने हैं कभी कि चंद्रमा पे उसी तरह से चला जा सकता है? नहीं चला जा सकता है ना। इसका कारण क्या है कि चंद्रमा के पास गुरुत्व शक्ति जो है वो क्या है? पृथ्वी की तुलना में कम है। क्या है? पृथ्वी की तुलना में कम है, जिसके कारण वहां पर जो है चलना संभव नहीं है। वहां पर हम लोग उछलते हैं, आप सुने हैं कि वहां पर उछल के चला जाता है। क्या किया जाता है? उछल के चला जाता है। तो यह किसके कारण? तो वहां गुरुत्वाकर्षण जो है क्षमता कम होने के कारण ऐसा हो रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब है जैसे अभी हम बताएं कि जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसके पास उतनी ही गुरुत्वाकर्षण की क्षमता अधिक होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लो एक छोटा सा फाइबर का कोई बॉल ले लेते हैं, ऐसा ही जो वजन में हल्का हो, और उसी के तुलना में एक जो है बड़ा सा बॉल ले लेते हैं, ये छोटा वाला बॉल के तुलना में उसका वजन जो है ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आएगा? वो दोनों को एक साथ एक ही टाइम पे उछाल दो और दोनों का हाइट सेम हाइट पे जाएगा। वो दोनों इधर देखो, सेम हाइट पे दोनों को उछाल देते हैं, तो बताओ पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा? बड़ा वाला गिरेगा ना। गिरेगा ना गिरेगा? तो कहने का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि जो वस्तु बड़ा है उसके पास जो है क्या है? गुरुत्वाकर्षण अधिक है ना। लेकिन वो पृथ्वी पर आ रही है, इसका मतलब है कि पृथ्वी उनसे भी बड़ा ताकतवर है, उनसे भी बड़ा ताकतवर है। लेकिन उन दोनों बॉल में जो बड़ा था उसके पास जो है क्षमता ज्यादा था, इसलिए वह जो है जल्दी पृथ्वी के ऊपर आकर्षित हुआ। और जो छोटा वाला गेंद था वो क्या हो रहा है? उससे थोड़ा हल्का कम है, इसलिए वह थोड़ा लेट से गिरेगा। क्या करेगा? जैसे एक कागज का पन्ना आप हवा में उछालते हो, कागज का पन्ना हवा में उछालते हो और उसी पन्ने को क्या करते हो आप? मान लो सपोज उसका जो है गोला ममोड़ चमोड़ दो और उसको उछाल दो, दोनों में से कौन गिरेगा? तो ये तो लॉजिक क्लियर है कि पृथ्वी पर ही गिरना है, पृथ्वी पर ही। लेकिन साथ ही साथ एक लॉजिक और भी लगता है, वो है वायु दाब। कैसा दाब?
यानी कि जो पन्ना है वो पन्ना आप देखते हैं इस तरह से ऐसे ऐसे करते हुए गिरता है, यानी कि उस पे एयर का प्रेशर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका एरिया अधिक है। अब कोई भी एक पन्ना ले लेते हैं, जैसे आप सपोज कॉपी का एक पन्ना अगर हम गिराते तो इसके ऊपर जो है ना इतना एरिया है ना इसका, तो जब ये नीचे आएगा तो इसका मतलब है कि एयर इसके ऊपर क्या कर रहा है, दबाव डाल रही है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण तो इसको नीचे आना ही आना है, आना ही आना है। फर्क बस इतना है कि यह जो है वायु के कारण, वायु दाब के कारण ये जो है ऊपर थोड़ा सा विचलित होगा, लेकिन एक समय आएगा कि धीरे धीरे क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसी की जगह पर आप एक पन्ना को मोड़ करके आप जो है बिगे थे तो क्या होगा, उसका एरिया जो है इससे कम है ना, यानी कि बिल्कुल उस पे एयर दाब काम नहीं कर रहा है, तो वो सीधा कहां जाएगा, पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगा, सीधा नीचे आएगा ना। तो इसी चीज को हमको समझना है कि द्रव्यमान के आधार पर गुरुत्वाकर्षण क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की क्षमता भी अधिक होगी। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है, मैं पूछूंगा भी। आगे आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेट और मास में अंतर। कौन कौन बताएंगे वेट क्या होता है और मास क्या होता है? मास को ही हिंदी में हम द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस दोनों का सेम है। सेंस अगर समझे तो दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक ही जैसा आपको नजर आएगा। द्रव्यमान बोले तो मास, यानी कि उससे भी हम समझते हैं कि किसी भी वस्तु का भार की गणना करते हैं। द्रव्यमान का मतलब ही भार होता है, वेट का मतलब ही क्या होता है, भार होता है। लेकिन अभी इसको द्रव्यमान यानी कि मास को अलग हम लोग जो है थॉट से समझेंगे कि आखिर एक ही वस्तु के अंदर ये दोनों बातें हो सकती है। कब? तो जगह परिवर्तन करने के आधार पर। कब हो सकता है? जगह परिवर्तन करने के आधार पर। जैसे कोई वस्तु अगर मान लो पृथ्वी के ऊपर है, अभी पृथ्वी के ऊपर है, तो द्रव्यमान में कभी चेंज नहीं हो सकता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं हो सकता है। 1 किलो का अगर कोई वस्तु आप पृथ्वी पर जो आप कर रहे हैं, तो क्या उसका जो वेट है ना, भार 1 केजी, क्या है 1 केजी, क्या उसे हम जो है चंद्रमा पर ले जाएं, कहां ले जाएं, चंद्रमा पर ले जाएं, तो क्या उसका भार 1 केजी ही रहा होगा? उसका भार 1 केजी रहेगा? बस समझ में आ रही है? कम हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण अधिक है, जिसके वजह से जैसे ही आप किसी वजन वस्तु को उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण इसके ऊपर ताकत लगाती है, इसको चाहती है कि ये जो है नीचे की ओर गिरे। क्या करे? नीचे की ओर गिरे, जिसके वजह से हमें जो है वो वजन महसूस होता है। क्या होता है? लेकिन इसी वस्तु को यदि हम उतना ही वेट का वस्तु हम चंद्रमा के ऊपर ले जाएं, और चंद्रमा के ऊपर आप जो जानते हैं कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा के पास गुरुत्वाकर्षण क्षमता कम होती है, जिसके वजह से वो उस वस्तु के ऊपर भी कम बल लगाएगी, कम ताकत लगाएगी ना। तो जाहिर सी बात है कि जब उसके ऊपर कम ताकत लग रहा है तो इसका मतलब वस्तु हमारा क्या होगा, हल्का प्रतीत होगा, यानी पृथ्वी की तुलना में वहां उठाना आसान है। क्लियर है? लेकिन इससे हम क्या समझे, क्या वह वस्तु का जो है रियल का 1 केजी का वेट जो था, क्या वहां पर जाने के बाद वो आधा केजी का हो गया? क्या उसके अंदर की क्षमता कम हो गई? वो अलग बात है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें उठाने में आसानी हो रही है, क्योंकि उसमें फोर्स काम नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण की क्षमता काम नहीं कर रही है। लेकिन उसके अंदर का जो आप समझ सकते हैं कि भार जो रियल का था वो तो वहां भी रहेगा, रहेगा ना रहेगा। तो इसी चीज को हमको समझना है कि वेट और मास में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या हो सकता है। एग्जाम्पल अभी समझे कि मास जो है वो कभी क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता है। यानी कि 1 किलो का था तो चंद्रमा के ऊपर भी आप जाइएगा तो वहां भी वो जो है उसके अंदर के जो द्रव्यमान यानी मास का जो क्वांटिटी रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। लेकिन बस ताकत के आधार पर कम बेसी वजन लगेगा आपको। क्या लगेगा? यानी कि जगह परिवर्तन के आधार पर आप कह सकते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस देखा जा सकता है। जगह परिवर्तन के आधार पर आप पृथ्वी से चंद्रमा पर चले गए तो उसी में आप डिफरेंस देख लिए, हो गया ना। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे मास यानी सपोज मान लो शरीर में जितने पदार्थ हैं, कहने का मतलब किसी झोले के अंदर आप कोई वस्तु को भर लिए हैं, क्या कर लिए हैं, भर लिए, ठीक है। अब जितना वस्तु आप भरे हैं, अब इसी वस्तु को आप जो है ले जाते हैं कहां पे, चंद्रमा पे, तो क्या उसके अंदर के पदार्थ जो है वो कम हो जाएंगे? आप 1 किलो या एक क्विंटल सामान लेके गए हैं वहां, तो जितना सामान आप लेके गए हैं क्या उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी? अगर 5 वस्तु है झोले के अंदर तो क्या 5 से वहां पे जो है हल्का लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 0 हो गया? नहीं ना।
तो कहने का मतलब है कि जितनी मात्रा आप पदार्थ की होती है उतना ही मात्रा आप जो है वहां भी आप देखिएगा, लेकिन फर्क बस इतना है कि वहां पे शक्ति काम कर रही है। क्या कर रही है? शक्ति काम कर रही है, यानी कि गुरुत्व शक्ति के कारण जो है आप हल्का महसूस करते हैं और यहाँ पर भारी महसूस करते हैं। फर्क बस इतना है ना? अब समझते हैं, मास को, द्रव्यमान को आप यहाँ किलोग्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं? अगर मान लो कोई वस्तु है, आपने यहाँ मापा कि 5 किलोग्राम है। कितना है? 5 किलोग्राम। तो इसी चीज को यदि हम कहा वेट में कन्वर्ट करें तो वेट में यानी भार में जो है इसे हम न्यूटन में मापेंगे। किस में मापेंगे? न्यूटन में मापते हैं। मापते हैं यानी कि आप जो है इसको चंद्रमा पर लेके चले जाइएगा तो वहां पर न्यूटन काम कर रहा है, यानी न्यूटन में आपको उसका फोर्स जो है ना, यानी उसकी वेट को आपको न्यूटन में गणना करना होता है। किस में गणना करना होता है? न्यूटन में गणना करना होता है। उसको आप पृथ्वी पर केजी में लिख रहे हैं, लेकिन वहां पे न्यूटन में कीजिएगा। क्लियर है? तो मास को किलो में और वेट को न्यूटन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, ये आपका जो है वेट और मास में भी अंतर खत्म हो गया। इसी के लिए आप देखिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? एक फार्मूला है फोर्स निकालने का, यानी गुरुत्वाकर्षण बल को हम कैसे निकालते हैं, है ना? किसी वस्तु के ऊपर गुरुत्वाकर्षण अगर काम कर रही है तो उस समय हम कौन से फार्मूले के आधार पर उसके ताकत को हम निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला है, यानी F = G फॉर गुरुत्वाकर्षण है। M जो है पहली वस्तु का जो है मतलब पहली स्थिति का द्रव्यमान है यानी मास है, और M2 का मतलब दूसरी स्थिति का द्रव्यमान है। यानी कि आप जो है किसी चीज पर, जैसे पृथ्वी के ऊपर आप 1 किलो का वस्तु आपने रखा, हे बाबू इधर देखो, पृथ्वी के ऊपर क्या किया आपने? 1 किलो का वस्तु आप जितना महसूस कर रहे हैं ना, तो पहला मास हो गया। अब इसी को आप प्लेनेट पर जो है दूसरे प्लेनेट पर ले जाते हैं। कहाँ पे? दूसरे जगह पे। तो वहां का गुरुत्वाकर्षण भार अलग लगेगा ना, तो वहां पे आप कितना महसूस कर रहे हैं? तो यानी कि M2 हो गया मास, दूसरा मास हो गया, और बटा में R²। तो उसका जो है R का वैल्यू भी आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जो है F बराबर निकलेगा। क्या निकलेगा? तो यह जो है फार्मूला किसके लिए होता है? तो बड़े बच्चों के लिए होता है, यानी कि फार्मूला आपको मतलब बड़े क्लासों में यूज किए जाएंगे, है ना? जैसे आप 9th में इसका यूज करने वाले हैं। 9th के अंदर आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न न्यूमेरिकल दिए जाएंगे जो इसी फार्मूले के आधार पर सॉल्व किए जाएंगे। तो इसको आप लिख लेंगे, गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला है? ठीक है, तो वहां पे आपको गणना करने में इसका यूज किया जाएगा। छोटे बच्चे केवल जो है केवल क्या करते हैं? केवल समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण की चीजों को समझते हैं। जैसे आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण ये होता है, वो होता है ना? लेकिन यहाँ पे हम लोगों को लागू करना है, यानी कि इस फार्मूले के आधार पर हमको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसको हमको बना के दिखाने होंगे, जिसको हमको बना के सॉल्व करके दिखाने होंगे इस फार्मूले के आधार पर। लिख लिया इसको? क्लियर है? चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। उदाहरण, अभी हम इसको उदाहरण में समझेंगे कि आखिर रोजमर्रा के काम में हम जो है गुरुत्वाकर्षण को कैसे समझ पाते हैं, या गुरुत्वाकर्षण जो है हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, उस चीज को हम समझेंगे, है ना? एग्जाम्पल के आधार पर आप कोई एग्जाम्पल ऐसा बताइए जो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है हमारे नित्य प्रतिदिन कामों में इसको हम अनुभव करते हैं, गुरुत्वाकर्षण को अनुभव करते हैं रोजमर्रा के कामों में, यानी कि जो काम आप रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसमें आप कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें आप इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं? बताया एग्जाम्पल में कि हम रोजमर्रा के काम में, यानी प्रतिदिन आप किसी भी चीज को आप उछालते हो तो पुनः पृथ्वी पर गिरता है। आप ऐसा रोज कर देखते हो ना? गेम खेलते हो तो उस समय आप फुटबॉल या किसी भी वस्तु को आप ऊपर उछालते हो तो वह पुनः पृथ्वी पर गिरता है। तो ये एग्जाम्पल है पहला कि ये जो है गुरुत्वाकर्षण को बतला रहा है। दूसरा है कि पानी जो है पृथ्वी के ऊपर जो है टिके हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि सब ये बतला रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण हो रहा है? भी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तीसरा एग्जाम्पल है कि आप जो है रस्सी वाला गेम खेलते हैं ना, तो रस्सी में आप क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करते हैं तो आप उछलते हैं। क्या करते हैं? दोनों पैरों को उठाते हैं और फिर जंप करते हैं, यानी जंप करना, कूदना। तो जब आप एक बार कूदते हैं तो आपको आकाश में लटक जाना चाहिए था या ऊपर आकाश में चल जाना चाहिए था। आप तो पुनः पृथ्वी पर जो है दोनों पैर रखते हैं ना, आते हैं ना पृथ्वी के ऊपर। तो ये भी एग्जाम्पल है, आप रोज ना ये चीज गेम में करते हो तो ये भी महसूस हो रहा है ना कि किसके वजह से हो रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है। किसके वजह से? पृथ्वी का परिक्रमा करना, चंद्रमा परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा सभी जो है ग्रह कर रहे हैं। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? गुरुत्वाकर्षण का। ये सब चीजें तो आप रोज महसूस कर रहे हैं ना, रोज समझ पा रहे हैं चीजों को गेम के माध्यम से। साइंस में आप किताबों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं कि सूर्य के परिक्रमा जो है लगातार ग्रह कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं।
तो ये सब एग्जाम्पल यानी उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण के, ये सब एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण के। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने जो है आपको गुरुत्वाकर्षण को सरल और कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? अगर मान लो कोई आपसे गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूछे तो आप कैसे समझा पाइएगा उसको? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इसकी खोज कैसे हुई, गुरुत्वाकर्षण की हमें जरूरत क्यों पड़ी, गुरुत्वाकर्षण सभी वस्तुओं पर काम कैसे करता है, तो यह जो है द्रव्यमान के आधार पर काम करता है, जिसकी अधिक द्रव्यमान उसके पास गुरुत्वाकर्षण भी अधिक होगा, होगा ना होगा? तो ऐसे करके आप समझा पाइएगा। वेट और मास में अंतर क्या